अब आगे नंदिनी वीर के द्वारा किए गए अभी अभी सडन लव कन्फेशन से हरामी होकर बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय क्या कहना चाहिए। क्या वह उसके लिए कुछ फील करती थी? ये कहना गलत भी नहीं होगा कि नंदिनी बिल्कुल भी वीर के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि इन कुछ ही मुलाकातों में जितना वो वीर के साथ झगड़ी है, उसके साथ उसने अपना रूठना मनाना किया है, उतना तो आज तक उसने किसी के साथ भी नहीं किया। उसकी जिंदगी पिछले 3 सालों से एक खाली पन्ने के जैसे थी, जो सिर्फ दिखाने में तो अच्छी थी लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब से वो फिर से मिली थी तब से ही उसके उनकुरे पन्नों पर कुछ ना कुछ अक्षर आने लगे, कभी झगड़े के तो कभी एक दूसरे को साथ हुई नोकझोंक के तो कभी जानू के रूप में। वो सब चीज सोच रही थी। जैसे ही वीर ने उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने की बात कही तो सबसे पहले नंदिनी के दिमाग में अगर कोई शख्स आया तो वह जानू थी। उसकी वह प्यारी सी मुस्कुराहट, उसका वह मासूम सा चेहरा, उसकी वो खिलखिलाती हुई हंसी जिसे देखकर नंदिनी अपने सारे दर्द हो चुकी थी। वो एक रात उसके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे पता है कि शायद तुम मुझे ना अपना पाओ, क्योंकि मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, लेकिन ये मेरी शायद बेटी की भी इच्छा है, क्योंकि आज तक उसने पाखी के अलावा और किसी को भी उसे नज़र से नहीं देखा। जिस तरह से वो तुम्हारे पास आई, शायद मेरी बेटी को भी तुम्हें अपनी माँ की छवि दिखाए। वीर नंदिनी के हाथों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने हाथों में कसते हुए अंडस को, मेरी बीवी के साथ साथ मेरी बेटी की माँ बनने के लिए तैयार हो तुम? क्या मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ लूँ? नंदिनी, जो काफी समय से अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वह वीर की बात सुनकर अपने होश में वापस आती है और उसकी तरफ देखती है। फिर वह उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को देखते हैं। वीर पहले तो घबरा जाता है, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी जान में जान आती है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच चल रहे उन झगड़ा, उन एहसासों का क्या मतलब है, लेकिन जब आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के बारे में पूछा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल जानू का आया। जब आपने मुझे बोला कि जानू भी मुझे अपनी माँ के रूप में देखना चाहती है, तो मेरे दिल को ये सुनकर बहुत सुकून मिला। मुझसे ज्यादा खुश नसीब लड़की कौन ही होगी। मैं इस रिश्ते के लिए हम ही भरती हूँ। लेकिन नंदिनी की पहले वाली बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो खुशी से उसकी तरफ देखा है और उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि उसकी, लेकिन सुनकर वो अपनी जगह पर रुक जाता है और उलझन से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा है। तो नंदिनी एक गहरी सांस लेते हुए, आपने तो मुझे अपने पास्ट के बारे में बता दिया। मेरा भी एक ऐसा पेस्ट है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूँ। या फिर बोलूँ कि मैं उसे बाहर आ चुकी हूँ या नहीं भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपको उसे चीज को बताना है। फिर मुझे बताना कि मैं आपके लायक हूँ या नहीं। वीर ध्यान से उसकी तरफ देखा है तो नंदिनी उसकी आंखों में सीधा देखते हुए, अंडस को आज से 4 साल पहले जो आपके सामने नंदिनी है, वह नंदिनी ऐसी नंदिनी नहीं थी। मैं भी एक जिंदड़ी लड़की थी जिसकी बहुत सारे सपने थे, जो हमेशा अपने राजकुमार का ख्वाब देखती थी, जो उसको फोड़े पर बिठाकर इस पूरी दुनिया से सुरक्षित रखेगा। लेकिन मेरी जिंदगी में एक डेविल गया। नंदिनी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है तो वीर उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसकी सब ठीक होने का सुरेटी देता है। तो नंदिनी फिर से एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ती है। उसे रक्षा का नाम था। नवीन में तब कॉलेज में थी। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कहाँ देखा और कब देखा, लेकिन वह मेरे पीछे पड़ गया। उसने पूरा 1 साल मुझे टॉर्चर किया। ना तो मैं किसी से बात कर पाती थी और ना कहीं जा पाती थी। उसकी नज़र हर समय मुझ पर रहती थी। लेकिन 1 साल बाद जब मुझे डिप्रेशन होने लगा तो मेरी बहन ने इस चीज़ को नोट कर लिया और वह उसने पता लगा लिया नवीन के बारे में। नंदिनी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है तो वीर उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसकी सब ठीक होने का सुरेटी देता है। तो नंदिनी फिर से एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ती है। उसने उसे वार्निंग दी, लेकिन नवीन का दिल मुझे हटकर अब मेरी बहन सुमन पर आ गया था। वह सुमन का पीछा करने लगा, लेकिन सुमन मेरी जितनी आसानी से परेशान नहीं हुई, तो इसलिए उसने एक गंदा खेल रचा। ये बोलकर फिर से चुप हो जाती है तो वीर उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। वह अपने हाथों को उसके सिर पर ले जाता है और धीरे से उसके सर को अपने सीने पर रख लेता है, जिससे नंदिनी को हिम्मत आती है और वह अपनी बात को आगे बढ़ते हुए, उसने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे एक कमरे में रखा गया। मैं वहां पर लगभग 1 महीने तक थी। उसे अंधेरे कमरे में वहां पर मेरे साथ बहुत बार बदतमीजी हुई, मुझे मारा पीटा गया। मेरी हालत उसे 1 महीने में इतनी बदतर हो चुकी थी कि मैं उसे समय कोमा में जाने को तैयार थी। लेकिन शायद मुझ में जिंदा रहने की एक सिद्दत थी जिस वजह से उसे चीज की सजा मेरी बहन सुमन को मिली। सुमन ने मेरे बदले खुद का सौदा कर लिया। वो उसे तारिंदे की पत्नी बन गई और जो मेरी आखिरी आस थी वह टूट गई। मैं कोमा में चली गई, लेकिन उन सबको लगा कि मैं मर गई, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने जगह से फेंक दिया। लेकिन मेरी बहन वो वहां पर फंस गई।
2 साल तक उसने मेरी बहन के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया, इस वजह से मेरी बहन भी टूट गई थी। लेकिन फिर ना जाने कैसे वह भी उसके जंगल से छूट गई। जब मुझे 1.5 साल बाद होश आया तब सब कुछ बदल चुका था, सब कुछ बिखर चुका था। हमारी जिंदगी है तो शुरू हो गई लेकिन अजीब से सफर में। लेकिन जब से पाखी ईदी वापस आई है तब से हमारी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी है। नंदिनी अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए, तो बताइए क्या आप मुझे अपना पाएंगे? मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, क्या आप मुझे झूठ ना? लेकिन नंदिनी अपने शब्द पूरे नहीं कर पाती क्योंकि उससे पहले ही वीर उसके होठों को अपने होठों से मिला देता है और अपने सभी सवालों का और उसके मन के चल रहे सभी उलझन का जवाब दे देता है। नंदिनी खुश हो जाती है और वह भी उसे किसी को रिस्पांस करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंश और रोशनी, अंश पागलों के जैसे रोशनी के होठों को चूम रहा था। उसकी की इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी कि अब तो रोशनी के होठों में दर्द हो रहा था। वो हल्के से उसे अलग करती है और उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए, आप मुझे किस कर रहे हो? क्या किस करते करते कोई सजा दे रहे हो? इतनी जोर से और इतने अग्रेशन के साथ कौन किस करता है? देखिए आपने मेरे होठों की हालत क्या बनाती है। अंश रोशनी के चेहरे को देखा है जो कि इतने अग्रेशन के कारण लाल हो चुका था। उसके होठा भी हल्के से सो चुके थे जो कि और ज्यादा प्यारी लग रहे थे। अंश आगे बढ़कर उसके होठों को अपनी जीभ के साथ लिक कर लेता है और उसके माथे से अपने माथे को लगाते हुए, तुम्हें तो पता है मेरा प्यार ही अग्रेशन है, और वैसे भी जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं खुद में खुद का नहीं होता तो फिर इन सब चीजों का मुझे कहाँ ध्यान होगा। रोशनी उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और एक प्यारा सा पूछ कर लेती है जिसे देखकर अंश को उसे पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वह उसको अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है और अपनी पॉकेट से मंगलसूत्र निकाल लेता है जिस पर ए और आर दोनों अक्षर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से जोड़कर लिखे हुए थे। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंश उसके गले में मंगलसूत्र पहना है और फिर वहां पर रख सिंदूर से उसकी मांग को भर देता है। रोशनी, जो गलती मुझसे मेरे पास में हुई है मैं वो गलती कभी भी अपनी फ्यूचर में नहीं दोहराऊंगा। मैं पक्का अपने परिवार के साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी रिस्पेक्ट करूंगा। अपने माँ बाप के हर फैसले के जैसे तुम्हारे माँ बाप का भी हर फैसले को मान्यता दूंगा और हमारे बच्चे को हम दोनों मिलकर एक अच्छी प्रवेश देंगे जिससे वो मेरे जैसा नहीं बल्कि तुम्हारे जैसा बन। रोशनी उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और एक प्यारा सा पूछ कर लेती है जिसे देखकर अंश को उसे पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वो उसको अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है और अपनी पॉकेट से मंगलसूत्र निकाल लेता है जिस पर ए और आर दोनों अक्षर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से जोड़कर लिखे हुए थे। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंश उसके गले में मंगलसूत्र पहना है और फिर वहां पर रख सिंदूर से उसकी मांग को भर देता है। अंश की बात सुनकर रोशनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फोर्स के गले से लग जाती है तो अंश भी उसे अपनी बाहों में कंस लेता है। माहौल को थोड़ा इमोशनल हुआ हुआ देखकर अंश हल्के से रोशनी के कान में फुसफुसाते हुए, अब जब आज हमारी शादी हुई है तो आज की रात तो हमारी सुहाग रात हुई ना, तो क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपने प्यार को अपने प्यार की तरफ दिखा सकूं, तुम्हें अपने साथ चल रही इस आग में जला सकूं। रोशनी शर्मा जाती है और उसके कंधे पर हल्का सा काट लेती है। अंश मुस्कुराता है और उसे अपनी गोद में उठाकर पेट पर ले आता है। रोशनी बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह घबरा रही थी। आंसर धीरे से उसके सामने बैठता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चुन्नी लग जाता है। अंश उसके हाथ को चूमते चामते उसकी गर्दन तक आ जाता है तो रोशनी अपनी गर्दन को एक साइड कर कर उसे अच्छे से किस करने का सिग्नल दे देती है। अंश भी अब पूरे प्यार और एहसास के साथ उसको किस करने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार से भारी किस अब्रेशन का रूप ले रही थी। अंश उसके हाथ को चूमते चामते उसकी गर्दन तक आ जाता है तो रोशनी अपनी गर्दन को एक साइड कर कर उसे अच्छे से किस करने का सिग्नल दे देती है। अंश भी अब पूरे प्यार और एहसास के साथ उसको किस करने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार से भारी किस अब्रेशन का रूप ले रही थी। वंश किसके साथ अब बाइट भी करने लग जाता है जिस वजह से रोशनी के मुंह से प्यार भारी आहें निकल रही थी। जिन्हें सुनकर अंश के अंदर का जानवर फिर से जाग रहा था, लेकिन अंश ने उसे शांत किया हुआ था क्योंकि वो रोशनी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो धीरे धीरे से उसकी और अपने बीच की कपड़ों की दीवारों को हटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। रोशनी शर्माते हुए दूसरी तरफ पलट जाती है तो अंश उसके कंधे और उसकी पीठ पर किस करने लग जाता है। कुछ ही देर में वो उसकी पीठ पर भी लाल और पर्पल रंग के निशान बना देता है जो कि अंश की नसों में उसकी पीठ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। रोशनी भी उसकी तरफ मुड़ती है और वह भी अंश के सीन और गर्दन पर अपने दांतों को करने लग जाती। अंश भी गहरी गहरी सांस ले रहा था। रोशनी भी अंश को अपना प्यार दिख रही थी। दोनों काफी देर एक दूसरे के साथ ऐसे ही फोरप्ले करते हैं। उसके बाद अंश धीरे धीरे रोशनी की रूह में उतारने लग जाता है जिस वजह से रोशनी सुकून से अपनी आंखें बंद कर देती है।
उसे रूम में अब अगर किसी चीज का शोर था तो वो उनकी उन प्यार से भरी आवाज हो और उनकी गहरी सांसों का था। आज की रात उनके प्यार को मुकम्मल होने की गवाह बनी थी। वो दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पलों का आनंद मान रहे थे। ऐसे ही दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। आज की रात दो इंसानों का प्यार पूरा हो चुका था, लेकिन जो हमारे रिश्ते अधूरे हैं। अब आगे आज की सुबह सभी के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाली थी। वीर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसको अपनी बाहों में लेती लड़की दिखाई देती है, जिसके चेहरे की मासूमियत उसका दिन बनाने के लिए काफी थी। नंदिनी बिल्कुल वीर से किसी बच्चे के जैसे चिपक कर सो रही थी, जैसे अगर उसे वीर का सहारा ना मिला तो शायद वो बिखर जाएगी। वीर ने भी जब से उसके अतीत के बारे में सुना था, अब उसने सोच लिया था कि वह उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देगा कि वापस से नंदिनी की जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। कुछ मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस, उम्मीद है आपको नींद अच्छी आई होगी। चलिए उठकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर हमें हमारी बेटी के पास भी तो जाना है ना। वीर प्यार से नंदिनी के माथे पर किस करते हुए कहता है। नंदिनी अपनी आंखें खोल लेती है और बहुत ही प्यार और एहसास के साथ वीर को देखते हैं। उसके लिए भी यह मॉर्निंग सबसे अच्छी थी। वह भी प्यार से वीर के सीने से लग जाती है और अपनी नाक को उसके सीने पर फैलाने लग जाती है, जिससे वीर मुस्कुरा देता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए जाना। सुबह सुबह रोमांटिक माहौल मत बनाया, क्योंकि अगर एक बार हमारा दिल बेईमान हो गया ना तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह उठिए और फ्रेश हो जाए, हम नाश्ता बनाते हैं। नंदिनी उसके सीने पर हल्का सा मुकाम आता है और हंसते हुए उससे अलग हो जाती है। नंदिनी वॉशरूम में चली जाती है तो वीर भी दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होकर खाना बनाने चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसने नंदिनी के फेवरेट सैंडविच और ऑरेंज जूस बना लिया था। नंदिनी जब नीचे आती है तो सीढ़ियों पर से ही वीर उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसको वैसे ही पड़े हुए चेयर पर बैठ जाता है। तो नंदिनी अपनी आंखें चढ़ाकर उसे देखते हुए, क्या इरादा है आपका इस शरारत की वजह? इरादा तो हमारा बिल्कुल नेक नहीं है, और यही बात शरारत की फोटो अभी और बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल इन छोटी मोटी अटकेलियों से ही हमें सारण पड़ेगा। चलिए अब जल्दी से हमें ब्रेकफास्ट करके बताइए कि हमने आपका फेवरेट सैंडविच कैसे बनाए हैं। क्या इरादा है आपका इस शरारत की वजह? वीर नंदिनी की नाक से अपनी नाक को लड़ते हुए उसके सामने सैंडविच कर देता है। नंदिनी एक पाइप लेती है और उसको अपने हाथ से ओके का इशारा कर देती है। वीर खुद में ही प्राउड फील करता है, वही नंदिनी उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वो भी खुश हो जाती है। अचानक से नंदिनी को अपने नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी गले में ही वाइट अटक जाती है वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए वीर को देखते हैं। वीर उसकी शैतानी के साथ देख रहा था। नंदिनी उसकी सामने अब अपनी आंखें निकलती है तो फिर हंसते हुए अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाल लेता है जो वाइब्रेट हो रहा था, और नंदिनी उसकी गोद में बैठी हुई थी तो उसे वाइब्रेशन का एहसास उसे भी बहुत अच्छी तरह से और गलत जगह पर हो रहा था। अगर खुद की सलामती चाहते हो तो अगले 5 मिनट में मुझे तुम शेखावत मिला चाहिए, वरना आगे की कार्रवाई के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो गए। इतना बोलकर फोन कट कर दिया। चाहता है वीर का मुस्कुराता है चेहरा अब ऐसा बन जाता है जैसे किसी बच्चे से उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया जाता हो, जा उसे प्रॉमिस कर कर उसे वो प्रॉमिस पूरा ना किया हो। अगर खुद की सलामती चाहते हो तो अगले 5 मिनट में मुझे तुम शेखावत मिला चाहिए, वरना आगे की कार्रवाई के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो गए। क्या हो गया? किसका फोन था? इस तरह से आपने अपना चेहरा बना लिया है। और किसका पाखी का था? मुझे समझ नहीं आता कि मैं दोस्त बनने चला था तो मुझे मेरी मम्मी कहाँ से मिल गई। जब देखो मुझे डांटती रहती है। अभी भी मुझे वार्निंग दी है कि 5 मिनट में मुझे घर आना है, वरना मेरी शामत पक्का आ गई। नंदिनी वीर की बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। वीर भी अपनी ही हरकतों पर हंसने लग जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और विला की तरफ चल पड़ते हैं। शेखावत विला में पाखी, जिसने अभी अभी अपना कॉल कट कर बेड पर रखा था, अचानक से उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पह महसूस होती है। वो समझ जाती है कि यह हरकत किसकी है। आपको सुबह सुबह लेक्चर सुनना अच्छा लगता है क्या? जो सुबह सुबह ऐसी मस्तियां करने लगे हैं वो भी मेरे साथ। रणविजय उसकी गर्दन के पीछे से अपने चेहरा निकलता है और उसके कंधे पर अपने सर को रखकर उसकी गाल से अपनी गाल को रगड़ते हुए, आपको सुबह सुबह लेक्चर सुनना अच्छा लगता है क्या? जो सुबह सुबह ऐसी मस्तियां करने लगे हैं वो भी मेरे साथ। मुझे तुम्हारी बातें सुना ही अच्छा लगता है, फिर चाहे तो मुझे लेक्चर दो या फिर प्यार से बोलो, मुझे तो तुम बोलती हुई अच्छी लगती हो। पाखी अपनी आंखें रोल कर लेती है रणविजय की इन चीज बातों को सुनकर। अंडस्को तुम कोई टीनेजर लड़के नहीं और मैं कोई शर्माई सी खबर आई सी फीकी भाग साड़ी में लिपटी हुई लड़की नहीं जो कि तुम्हारी इन्फ्लेटिंग का जवाब ना दे पाए और शर्मा कर खुद के ही साड़ी का पल्लू अपने मुंह में डालकर उसे खाने लगे।
रणविजय एग्जैक्ट पाखी के बताए के मुताबिक पाखी को इमेजिन करने लग जाता है। भीगी बरसात में पाखी घबराई सी तारी सी साहनी सी एक पेड़ के नीचे खड़ी है। उसकी साड़ी उसके बदन से चिप चुकी है, जिस वजह से उसके शरीर की बनावट बहुत अच्छे से नजर आ रही है। उसकी खूबसूरती की हर तारीफ रणविजय करना चाहता था। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है, जिससे पाखी घबरा जाती है। धीरे से अपने हाथ से पंखुड़ी की बाजू को सहलाता है, जिससे पंखुड़ी शर्माकर अपने दुपट्टे को अपने मुंह में डाल लेती है और उसकी तरफ पीट कर लेती है। ये देखकर रणविजय हंस देता है और उसके बालों को पीछे कर कर उसकी गर्दन पर किस कर लेता है, लेकिन अचानक से उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वह अपने उसे सपने से बाहर आता है और अपने सामने गुस्से में भारी पाखी को देखा है। पाखी को जब रणविजय से जवाब नहीं मिला तो वह शीशे के जरिए उसे देखते हैं, जो कि अपने चेहरे पर लाली ले हुए किसी सपने में गम था। पाखी रणविजय को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसे इतना तो पता चल गया था कि यह जिसने सपने में गम है उसे सपना का संबंध उसे पक्का है। इसीलिए इससे पहले रणविजय सपने में भी उसके साथ कोई मस्ती कर पाता, बाकी अपने हाथ की मदद से उसे उसके सपने से बाहर निकाल लाती है। धीरे से अपने हाथ से पंखुड़ी की बाजू को सहलाता है, जिससे पंखुड़ी शर्माकर अपने दुपट्टे को अपने मुंह में डाल लेती है और उसकी तरफ पीट कर लेती है। ये देखकर रणविजय हंस देता है और उसके बालों को पीछे कर कर उसकी गर्दन पर किस कर लेता है, लेकिन अचानक से उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वह अपने उसे सपने से बाहर आता है और अपने सामने गुस्से में भारी पाखी को देखा है। यार कैसी बीवी मिली है मुझे, ना तो मुझे असल में रोमांस करने देती है, ना ही सपने में, और ना ही मेरी इमेजिनेशन में। मत करो तो क्या करूं, मैं 32 का हो चुका हूं। मेरे बारे में भी सोचो ना, मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ एहसास है, कुछ रोमांटिक बातें हैं। रणविजय बच्चों की तरह पर पटकते हुए बोलता है तो परी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ देखती है, जिसे देखकर रणविजय चुप हो जाता है। बाकी अपनी सख्त आवाज में, अगर तुम 32 के होने वाले हो उसमें मेरा कोई कसर नहीं है, मैं तो अभी भी 27। तू मेरी जिंदगी में रोमांस के लिए पूरी जगह है और बहुत ज्यादा समय। और रही बात तुम्हारे दिल की अरमान की, एहसास होगी तो तुम्हारे एहसासों की रोटी बना लो, तुम्हारे अरमानों की चटनी और तुम्हारी रोमांटिक बातों की लस्सी बनाकर उसे खुद ही पी जाओ और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो अभी तुम्हें रेड फ्लैग है। जब तक ग्रीन फ्लैग नहीं मिलता ना तो तुम मुझे अपनी सोच में भी हाथ नहीं लगा सकते। रणविजय मुंह बना लेता है, जिससे पाखी उसकी तरफ इतनी अच्छी मुस्कान देकर देखी है। अब रणविजय को यह अपनी आन बान शान पर बात आती हुई नजर आती है, तो वह उसकी कमर में हाथ डालकर उसे एक ही झटके में अपनी तरफ पेलता है। और इससे पहले पड़ी कुछ समझ पाती, जा रिएक्ट कर पाते, उससे पहले ही उसके होंठ सिले जा चुके थे। रणविजय बहुत ही फैशन के साथ पाखी के होठों को अपने होठों के बीच में दबाकर उन्हें चूमने लगा जाता है। वह बहुत ही प्यार और एहसास के साथ पाखी को किस कर रहा था, जिस वजह से पड़ी भी उसके इस प्यार में खुलने के लिए मजबूर हो जाती है। वह भी उसका साथ देने लग जाती है। पाखी रणविजय के बालों में अपना हाथ ले जाकर उसके बालों को कस लेती है और अपने चेहरे के करीब लाने लग जाती है। वहीं उसे दूसरा हाथ दानविजय की पीठ पर था, जिससे वह अपने नाखूनों की मदद से उसकी पीठ पर खरोंचे बना रही थी। पाखी का यह अवतार रणविजय के अंदर और ज्यादा आग पैदा कर रहा था। वह भी अब उसे अपनी बाहों में कस लेता है और अपने बिल्कुल करीब कर लेता है, इतना कि उन दोनों के बीच में से हवा भी नहीं निकल रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही भूखी तरीके से किस कर रहे थे, जैसे उनकी सांसें उसे किस पर ही डिपेंड हो। रणविजय पाखी की उपहारती सांसों को देखकर कुछ पल के लिए उसके होठों को छोड़ता है। दोनों गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अचानक से इस बार बाकी आगे बढ़ती है और रणविजय के होठों को अपने होठों में दबाकर बहुत ही ज्यादा रफ तरीके से उन्हें शक करने लग जाती है, जिससे थोड़ी ही देर में रणविजय के होठों से खून निकलने लग जाता है। रणविजय का खून किस करते हुए दोनों के मुंह में आ रहा था, जो कि उनके सलाइवा के साथ भी खुल चुका था, लेकिन उन दोनों को यह चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। खास तौर पर रणविजय को, वह तो परी को उसकी मर्जी करने दे रहा था। पाखी रणविजय को हाथ को अपने कमर से नीचे ले जाकर रख देती है और एक हल्की सी जंप के साथ उसकी कमर पर अपनी टांगों को लपेट लेती है। रणविजय भी उसको बहुत ही आराम के साथ संभाल लेता है। रणविजय उसे किस करते करते ही अपने बेड पर ले आता है और दोनों इस पर गिर जाते हैं। रणविजय और पाखी के होठ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पाखी के होठों पर रणविजय का खून लगा हुआ था, तो वही रणविजय के होठों पर पाखी का सलाइवा। दोनों ही इस समय बहुत ज्यादा मैसेज, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों में। अरुण विजय हिम्मत करके आगे बढ़ता है और बाकी को अपनी नीचे दबा लेता है। वो अपने होठों से उसकी दोनों आंखों, उसकी गर्दन, उसकी गाल और उसकी नाक, उन सभी पर लिखकर नहीं लग जाता है, जिस वजह से बाकी का चेहरा भी अब रणविजय के सलाइवा से भीग चुका था। ये चीज उसे बिल्कुल भी डिस्कसफुल नहीं कर रही थी, बल्कि यह चीज तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तितलियां पैदा कर रही थी।
रणविजय इसकी गर्दन पर आ जाता है और वहां पर अपने दांतों की मदद से अपनी निशान छोड़ने लग जाता है और साथ ही साथ उनको शक भी कर रहा था। बाकी की पकड़ उसकी बालों पर कस रही थी, वो भी इस पूरी चीज को एंजॉय कर रही थी। अब पाखी रन पीछे को पलट देती है और उसके पेट के ऊपर आकर बैठ जाती है तो उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलती है और अपने होठों को उसके सीने पर फैलाने लग जाती है। साथ ही साथ वो भी उसके सीने और उसकी गर्दन पर दिखने वाले व्हाइट मार्क बना देती है, जैसे वो सबको बताना चाहती हो कि रणविजय किस बिलोंग करता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में अभी तुम ही थे कि अचानक से एक आवाज आती है जिससे दोनों होश में आते हैं और अपनी कंडीशन को देखते हैं जो बिल्कुल वैसी हो चुकी थी। पाखी की शर्ट के बटन भी खुल चुके थे, वही रणविजय की शर्ट के बटन भी। दोनों एक दूसरे के सलाइवा से भीगे हुए थे। पाखी के चेहरे पर हाय की लाली आ जाती रणविजय को पाखी पर और ज्यादा प्यार आ जाता है और फिर वो आगे बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है।